एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है, और अगर करा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम शैडोज टू सनलाइट के नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी वापस लोटस पेयर आ गया था और विंग उसे कन्फर्ट करने के चक्कर में उसे हल्का सा एक पैक्ट यानी एक किस करता है उसके माथे पे। अब आगे विंग वहाँ से शर्मा के भाग के बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाता क्योंकि सामने मैडम यू उसका इंतज़ार कर रही थी। मैडम यू के चेहरे से साफ पता कर जा सकता है कि मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा है वियुशान से। उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क है और वो विंग को घूरते हुए देख रही हैं। विंग अपने आप को थोड़ा काम करके मैडम यू के सामने आता है और उन्हें वो करके मदर करके कुछ बोलने की कोशिश ही करता है, लेकिन उससे पहले मैडम यू गुस्से में उस पर चीखती हैं और बोलती हैं यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। और ये बोलने के बाद उसे वापस अपने साथ कहीं ले जाती है। ये कक्ष मैडम यू का है जहाँ वो विंग को पहले ट्रेन करती थी। आज काफ़ी दिन बाद विंग को यहाँ लाई हैं मैडम यू। अब मैडम यू जैसे ही उस कक्ष में आती हैं तो गुस्से में अपने जेडियान से विंग के ऊपर वार कर देती है, जिससे विंग के पैर पे बहुत जोर से उनका जेडियान लगता है, जिससे वो बिल्कुल अपने घुटने पे बैठ जाता है। अब मैडम यू चीखते हुए विंग पे बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत वियुशान, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मैंने तुम्हें साफ शब्दों में ये समझाया था, हमारा और इलिंग पेट्रियार्क का कोई रिश्ता नहीं है। तुम इलिंग पेट्रियार्क को कभी भी जियांग्स क्लैन के अंदर नहीं ला सकते। पर तुमने आज क्या किया? तुम आज इलिंग पेट्रियार्क बनके इस तरह से युनबक की गलियों में घूम रहे थे। तुम्हें अच्छे से पता है हम अभी भी वेंस के अंडर में हैं। अगर वेंस को गलती से भी ये शक हो गया कि हमारा या इलिंग पेट्रियार्क का कुछ लेना देना है तो वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं? विंग, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैडम यू चीखते हुए विंग पे चिल्ला रही हैं। अब विंग अपने आप को थोड़ा काम करता है और बोलता है, मुझे माफ़ की दीजिए मदर, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। उस समय हालात कुछ ऐसे थे, मुझे कहीं से भी लंजा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता था। क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो लंजा लंजा लंजा, ये लैंड क्लैन बर्बाद हो चुका है और उस क्लैन की बदकिस्मती तुम हमारे क्लैन में क्यों लाना चाह रहे हो? विंग, ये लांग वांग जी से तुम्हारी अटैचमेंट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये लांग वांग जी एक बैड लक है। जब ये अपने क्लैन में था तब उसने अपना क्लैन बर्बाद कर दिया और अब ये हमारे क्लैन में आ गया है। मैं इस बदकिस्मती को अपने क्लैन में नहीं रखना चाहती। कल के कल तुम लांगवांग जी को इस क्लैन से कहीं बाहर भेज दो, जहाँ चाहे वहाँ भेजो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस क्लैन में, मेरे क्लैन में नहीं रहेगा। मैडम यू विंग पे चीखते हुए बोल रही हैं। आज विंग जब थोड़े ही टाइम के लिए वांग जी से दूर हुआ था, उस समय को याद करके अंदर से इतना डर गया था। अब वो विंग को वांग जी को अपनी आंखों से दूर कैसे जानते हुए देख सकता है। इसलिए आज वो पहली बार अपनी मदर की बात काटते हुए पूरे उनकी आंखों की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंस से बोलता है, नहीं मदर, मैं लंजा को यहाँ से कहीं भी नहीं भेज सकता। इस बात पे मैडम यू अब बिल्कुल शॉक विंग की तरफ देख रही हैं। अब विंग बोलना शुरू करता है, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी है, लेकिन उसकी सज़ा मैं लंजा को नहीं दे सकता। मदर, लंजा की कोई गलती नहीं थी जो आप लंजा को इस तरह से बैड लक और बदकिस्मती जैसे टाइटल दे रही हैं। लंजा एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था और 8 साल से तो गुलैन क्लैन में कुछ नहीं हुआ था। ये तो वैन क्लैन की नीयत थी, उनके अंदर का लालच था जो लैन क्लैन के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। लैन क्लैन उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन था, सबसे ज़्यादा एक पैसों में आगे, ज़मीन में आगे, रिसोर्सेज में आगे। इसी कारण वैन क्लैन उससे जलता था। मदर, लंजा बैड लक होता तो लैन क्लैन इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होता जब वैन क्लैन ने उस पर अटैक किया था। मदर, लंजा को मैं कहीं और नहीं भेज सकता। आप अच्छे से जानते हैं लैन क्लैन के लोगों के बारे में, वांग जी के बारे में। आप अच्छे से ये भी जानते हैं कि वांग जी कितना ब्यूटीफुल है। मैं उसे किसी और के साथ बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे वांग जी के प्रति किसी और पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। विंग बिल्कुल साफ अपने मन की बात बोल देता है, जैसा वो हर बार करता है।
ये वूशान की आदत है। उसे झूठ बोलना, मीठी मीठी बातें करके बोलना नहीं आता। वो डायरेक्ट साफ बात करता है। जैसा उसे फील हुआ उसने बता दिया मैडम यू को। वहीं मैडम यू पहली बार विंग उनकी बात काट रहा है, वरना विंग को अगर मैडम यू दिन बोलती थी तो वो दिन मानता था, अगर मैडम यू नाइट बोलती थी तो नाइट मानता था। लेकिन यहाँ तो मैडम यू की वांग जी को बैड लक बोलने वाली बात को ना ही वो काट रहा है, बल्कि साफ साफ और इनकार कर रहा है। वांग जी को अपने से दूर करने से भी कहीं ना कहीं मैडम यू अब और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाती है लांग वांग जी पे। इससे पहले मैडम यू विंग को कुछ और बोलती या कुछ और पनिशमेंट कर देती, एकदम से उस रूम का डोर खुलता है और इस बार जैन फैमिया थे जो उस रूम के अंदर एंट्री करते हैं। जैन फैमिया विंग को ऐसे अपने घुटनों पे बैठा हुआ देख के मैडम यू को सामने गुस्से में तिलमिलाता हुआ देखकर अब थोड़ा गुस्से में ही बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, जिससे मैडम यू और विंग का ध्यान उस तरफ जाता है। मैडम यू अब जैन फैमिया को यहाँ देखकर मन में तो बिल्कुल खुश नहीं होती, पर थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर। मैं और विंग कुछ बात कर रहे थे, ये किस तरह की बातें हो रही है विंग, पहले तुम अपने घुटनों से खड़े हो और अब तुम यू काफ़ी लेट हो गया है पूरा दिन। आज विंग काफ़ी टायर्ड था, क्यों नहीं तुम विंग को जल्दी रेस्ट करने के लिए भेजती हो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस बात पे मैडम यू कुछ बोलती या कुछ रिएक्ट करती, विंग अब उस जगह से उठ के वहाँ से चला जाता है। विंग के वहाँ से जाते ही अब जैन फैमिया गुस्से से मैडम यू की तरफ देखते हैं। अब वो दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए जैन फैमिया बिल्कुल मैडम यू के फेस के सामने खड़े हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सब कुछ छुपा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम लाइफ टाइम तक विंग को अपने कंट्रोल में करके रख सकती हो? एक बात याद रखो यू, विंग तुम्हारी बातें मानता है क्योंकि मैं ऐसा होने देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने अपने लालच के कारण विंग या लांग वांग जी के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं और तुम किस रिश्ते में हैं। इतना ही नहीं, मैं विंग को तुम्हारा वो सच बताऊंगा जो आज तक उसे नहीं पता है। भूलना मत, अगर विंग को पता चल गया कि उसके मदर और फादर की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। कहीं ना कहीं इतने दिन बाद जैन फैमिया के मुंह से ये बात सुन के मैडम यू के चेहरे पे भी पसीने पसीने हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से याद है कि कहीं ना कहीं विंग के पेरेंट्स को मारने के पीछे जो वैन क्लैन था, उन्हें विंग और पेरेंट्स के एड्रेस देने वाली कोई और नहीं बल्कि मैडम यू ही थी। ये सच शायद ही मैडम यू के अलावा कोई और जानता होगा। मैडम यू को ऐसा लगता था, लेकिन आज जैन फैमिया जिस घमंड से, जितने अकड़ से और जैसे मैडम यू की आंखों में आग डाल के ये बात बोल रहे हैं, मैडम यू आज घबरा जाती है और थोड़ा घबराते बोलते ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा क्या लेना देना, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मैं एकदम से मैडम यू की ये नर्वसनेस, घबराहट देख के जैन फैमिया में और कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो और ज़्यादा थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है सच क्या है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है तुम्हारी सारी सच्चाई। अब मेरे सामने ये नाटक करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस वजह से दूर रहता हूँ क्योंकि मेरे मन में कोई और था? नहीं, मैं तुमसे दूर हुआ हूँ तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण। लेकिन अब मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, विंग और लांग वांग जी से जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना मैं क्या करूँगा तुम सोच नहीं सकती हो। कहीं ना कहीं अब मैडम यू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एकदम से वो नहीं चाहती कि अब तक की करीबी उनकी वो मेहनत पानी में मिल जाए, विंग जो उनके पूरे कंट्रोल में है उनके बाहर चला जाए। कोई बात नहीं, अभी विंग और वांग जी को उसके मन मर्जी की करने दो, लेकिन उनका तो बड़ा गोल है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करना। अगर उसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी तो वो कर लेंगी। तो यही सोच के यहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं विंग जब वापस कमरे में आता है तो देखता है कि कैसे जंचा और लांग वांग जी दोनों एक्साइटमेंट में हीलिंग पेट्रियार्क को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन दोनों की इस हरकतों को देख के विंग को थोड़ा शौक लगता है। विंग जानता है कि जंचा हीलिंग पेट्रियार्क को बहुत पसंद करता है, लेकिन वांग जी भी इनमें से एक था। ये बात आज विंग को पता चलती है। वहीं वांग जी एक्साइटमेंट में जंचा से बोलता है, तो पक्का तुम मुझे कल मार्केट जरूर ले जाओगे? हाँ, मैं उस दुकानदार से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लेटर क्या हीलिंग पेट्रियार्क तक पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं मैं ये हीलिंग पेट्रियार्क के
लेटर्स के कारण ही शायद आज सेफ हुआ हूँ। अब उन्हें शायद मेरे लेटर ही मिले होंगे, इसलिए वो मुझसे यहाँ मिलने आए होंगे। वांग जी बहुत एक्साइटमेंट में बच्चों की तरह बोल रहा है। ये बात सुनने के बाद झंझा भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ, हो सकता है, क्या पता तुम्हारे लेटर के कारण ही वो यहाँ आए हो। मैं भी उन्हें लेटर भेजूंगा, वो फिर मुझसे भी मिलेंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ किस तरीके से वो बहादुरी से उन वैनक्लैन के लोगों से लड़ रहे हैं। मैं उस चीज़ से उनसे बहुत प्रभावित हूँ, झंझा एक्साइटमेंट में बोलता है। वही विंग ये बात सुन के कि उसके लेटर के कारण लग गया वो वहाँ आया है, विंग अपने बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की वो तरफ देखता है और बोलता है, लेटर? क्या तुम इविंग पेट्रैक को लेटर भेजते हो? हाँ, मैंने लिंक पेट्रैक को लेटर भेजा था, तभी तो वो मुझसे मिलने आए थे। इस बात पे विंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि जिसके बारे में पूरे वैनक्लैन को नहीं पता चला, जिसके बारे में सब लोग इतना ढूंढ रहे हैं, उसके वो कहाँ रहता है, किसी को खबर नहीं पहुंची, वो तुम्हारे लेटर पहुंच गए होंगे। किस इंसान से बुद्धू बन के आए हो तुम? बोलते ही विंग और जोर से हंसने लगता है अपना पेट पकड़ के। इस विंग को ऐसे हंसते हुए देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि विंग उसे चिढ़ा रहा है। वो गुस्से बोलता है, तुम मुझे बात नहीं जानते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शैनगा, आपको पता है उस शॉपकीपर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लेटर इविंग पेट्रैक तक जरूर पहुंचाएगा। इस बात पे विंग हंसते बोलता है, कौन सा शॉपकीपर? वो जो ये पत्र और ये कागज भेजता है, उसे तो अपने घर रिश्तेदारों के एड्रेस का नहीं पता होगा, वो इविंग पेट्रैक का एड्रेस को जानता है। हाँ 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 करके विंग और जोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसे हंसते हुए देखकर वांग जी के गाल गुस्से में लाल हो जाते हैं। झंझा भी वांग जी का सपोर्ट करते हुए ही बोलता है, तुम क्यों मजाक बना रहे हो वांग जी का? हो सकता है वो तुम्हारे सामने ना बोले, पर बाद में उसने हमारी तरह बहुत सारे लोगों की मदद करने के बारे में, इलिंग पेट्रैक के बारे में पता किया हो। मैं भी कल जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो वांग जी, और हम दोनों एक साथ इलिंग पेट्रैक के लिए लेटर देंगे। इस बात पे वांग जी को ऐसा लगता है जैसे उसके सपोर्ट में उस पर ट्रस्ट करने वाला कोई आ गया है, तो वो थोड़ा एक तरह कॉन्फिडेंस बोलता है, बिल्कुल सही, हम कल ज़रूर जाएंगे। वहीं विंग इन दोनों की एक हरकतें देखकर जोर जोर से हंस रहा है। या वांग जी अभी 18 साल का है, वहीं मतलब झंझा भी ज़्यादा एज का नहीं है, वो 21 ईयर ओल्ड है। वहीं जैसे भी मैंने पहले बताया विंग 25 साल का है, तो विंग इन दोनों से बड़ा है। तो इन दोनों को देख के मन में मुस्कुरा रहा है और बोलता है, ठीक है, तो जो ऐसा तुम्हारा मन करे करो, पर मुझे सोने दो। अब यहाँ से बाहर निकलो और अपनी इलिंग पेट्रैक की बातें कहीं और जाके करो, मेरे कमरे में मुझे रेस्ट करना है। विंग इन दोनों को गुस्सा करते हुए बाहर निकलने के लिए बोलता है। जिस बात पे झंझा भी बोलता है, हाँ चलो वांग जी, तुम मेरे कमरे में चलो, हम वहीं बात करेंगे। वांग जी उठ के जाने ही वाला था, लेकिन विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी जाओगे फिर शोर करते हुए वापस आओगे, चुपचाप से आओ और यहाँ पे रेस्ट करो। मैं बिल्कुल भी अब कोई तुम दोनों की बदमाशी और शरारतें नहीं सुनूंगा, चलो दोनों के दोनों अब अपने अपने कमरे में रेस्ट करो। इस बात पे अब झंझा भी वहाँ से मुंह फुला के चला जाता है और वहीं वांग जी भी मुंह फुला के विंग के पास लेट जाता है। वहीं विंग को 2 मिनट में वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल जब फील होती है तो वो रिलैक्स होके वांग जी के पास में ही सो जाता है। वहीं वांग जी मन में आज की बातें सोचते हुए याद करता है। वो पीछे मुड़ता है तो यार विंग का चेहरा अब बिल्कुल उसके फेस के पास में है। बेड पे जब ये मतलब वो तो पहले दूसरी साइड करवट करके लेटा था ना, तो अब वो वांग जी विंग की तरफ करवट लेता है तो देखता है कि विंग बड़े प्यार से सो रहा है। आज उसका शैनगा के लिए मतलब उसका शैनगा का उसके लिए इतना परेशान होना, उसके बाद उसके शैनगा का इतने प्यार से उसको वो किस करना, विंग को इस तरीके से अपने लिए परेशान होता देखना, अपने लिए केयर करते हुए देखना, ये सब वांग जी के लिए बहुत बड़ा मतलब वही होता ना इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हाल था। कभी उसे गुस्सा आ रहा था अपने शैनगा को उस पर नाराज़ होते हुए देखे, तो कभी इतनी खुशी मिल रही थी अपने शैनगा को अब उसके लिए ऐसे प्यार करते हुए देखकर। वांग जी को कहीं ना कहीं विंग का उसकी केयर करना, उसका साथ देना, उसे प्यार करना अच्छा लगने लगा है। विंग के प्रति वांग जी अट्रैक्ट हो चुका है, बस वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझे वो? अभी उसकी फैमिली उसके क्लैन के साथ जो कुछ हुआ है वो बातें उसके दिमाग में हैं, इसलिए वो अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। अगले दिन नॉर्मली जैसे रूटीन था वैसे ही रूटीन फॉलो होता है।
आप भी वांग जी ये जो से पहले ट्रेनिंग कर रहा था वैसे ही पहले काफी देर तक जैन फेमिया के साथ ट्रेनिंग करता है। जैसा जंचा और उसने प्लान किया था वो दोनों मार्केट जाते हैं उस शॉपकीपर के पास दोबारा से मतलब इलिंग पेट्रियार्क को लेटर देने। वहीं वो शॉपकीपर पहले की तरह फिर से वांग जी को इम्प्रेस करने के मारे वो लेटर ले भी लेता है, बिना ये जाने कि आज इन दोनों के अलावा कोई और भी आया है जो इन दोनों के साथ नहीं बल्कि इन दोनों का पीछा करते हुए आया है। ये कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग वांग जी और जंचा को फॉलो करते हुए इस शॉपकीपर के पास पहुंचता है और बाद में उन दोनों के जाते ही शॉपकीपर को डरा के जितने लेटर अब तक उसके पास थे उसके नाम के यानी इलिंग पेट्रियार्क के नाम के वो ले लेता है। इतना ही नहीं, वो साफ साफ शॉपकीपर को बोल देता है कि आज के बाद कोई भी इलिंग पेट्रियार्क के नाम का लेटर अगर इन दोनों में से कोई देने आएगा तो वो डायरेक्ट उसको लाके दे दे, और अगर उसने दोबारा से उन लोगों को बुद्धू या किसी और को बुद्धू बनाने की कोशिश करी तो वो उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट देगा। वो शॉपकीपर डर के मारे विंग से प्रॉमिस भी कर लेता है। वहीं विंग इन लेटर्स को लेकर अब आराम से लेक के पास बैठ के लोटस सीड खाते खाते लेटर्स पढ़ रहा है। पहले लेटर में वांग जी ने इलिंग पेट्रियार्क को की तारीफ करी है, ये बोल के कि वो कितना बहादुर है कि वो वैन क्लैन के अगेंस्ट इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। वो उनका एक फॉलोअर है और उन्हें काफ़ी एडमायर करता है। इतना ही नहीं, उसने इसके अलावा कैसे वो इलिंग पेट्रियार्क की तरह कल्टीवेशन सीखना चाहता है उसकी भी इच्छा जाहिर की थी। इस लेटर में वांग जी ने एक फैन जैसे अपने आइडियल अपने एक होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसको बारे में तारीफें करता है वैसे ही लिखा है, जिसे पढ़ के विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग को अपने ही दूसरे वर्जन या ये कह दे अपने ही आप से एक अजीब सी जेलसी होती है। लंजा इतनी तारीफ कर रहा है इस इलिंग पेट्रियार्क की कि आप कितने बहादुर हो, आप कितने अच्छे हो, आप किस तरीके से लोगों के बारे में सोचते हो, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ वॉर में पार्ट लेना चाहता हूँ। यानी एक तरीके से बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए ये लेटर लिखा है और इस तरीके से वांग जी किसी और की तारीफ कर रहा है, उसके साथ रहने की बातें कर रहा है, उसका सपोर्ट करने की बातें कर रहा है। ये सोच के विंग को एक अजीब सी ही जेलसी हो रही है। उसे लग रहा है कि लंजा सिर्फ उसकी तारीफ करे, सिर्फ उसे प्यार करे, उसे एडमायर करे, उसके साथ रहने की बातें करे, उसका सपोर्ट सिस्टम बनने की बातें करे। तो कहीं ना कहीं विंग यही भी भूल गया कि वो ही तो इलिंग पेट्रियार्क है। कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लगता है कि जब से वो वांग जी से मिला है अधिकतर उस पर गुस्सा ही कर रहा है। उसे वांग जी को कोई गिफ्ट देना चाहिए, शायद वांग जी तब उसे थोड़ा सा गुस्सा मतलब प्यार पसंद करे और उसके बारे में भी ऐसे ही अच्छा अच्छा सोचे। यही सोच के विंग अब मार्केट में चारों तरफ घूमता है, यहाँ तक कि वांग जी के लिए अब विंग एक प्यारा सा गुचिन भी लेकर आया है। वांग जी आज गुचिन को विंग के रूम में देख के काफ़ी खुश हो जाता है। उसे गुचिन बजाने का बहुत अच्छा लगता था, उसकी मदर ने जो उसे सिखाया था। आज काफ़ी दिन बाद गुचिन को देख के वांग जी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये वो गुचिन नहीं है जो वो पहले बजाता था, यानी किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये वो गुचिन है जिसे वो अपने लिए बजा रहा है, अपनी खुशी के लिए, अपने मन से। आज वांग जी की इस म्यूजिक ने जैसे पूरे के पूरे लोटस पेड़ को मनमोहित कर दिया। हर कोई इस विंग के रूम से आने वाले म्यूजिक के साउंड को काफ़ी एंजॉय कर रहा है। ये गाना कौन है, किसने लिखा है, कोई नहीं जानता। बस इस गाने की ये म्यूजिक, ये आवाज़ उन लोगों को बहुत रिलैक्सिंग फील करवा रही है। वहीं विंग भी जब सुनता गुचिन की आवाज़ अपने कमरे से आते हुए सुनता है तो खुशी और एक्साइटमेंट में कमरे में जाता है तो देखता है वांग जी बड़े प्यार से उस गुचिन को प्ले कर रहा है। काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए पीछे से हल्की हल्की मून की लाइट आ रही है। मून की लाइट में वाइट कलर के हांडफों में और वह गुचिन को प्ले करता हुआ विंग को वांग जी एक हेवनली ब्यूटी लग रहा है। इतना खूबसूरत इंसान, सचमुच में ये बात तो माननी पड़ेगी कि वांग जी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल इंसान है, सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है। और वांग जी को ऐसे गुचिन बजाते हुए देखकर विंग के मन में जो एक खुशी, एक एक्साइटमेंट हो रही है, ये भी इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वांग जी के लिए विंग के मन में भी फीलिंग आ गई है। अब वो बड़े प्यार से वांग जी के सामने बैठ के अब अपने एक हाथ से अपने फेस को सपोर्ट करते हुए वांग जी को जोर मतलब एक तरह से ना म्यूजिक को देखते हुए घूरने लगता है। कहीं ना कहीं वांग जी भी गुम है अपने म्यूजिक के अंदर और विंग गुम है वांग जी की इस ब्यूटी के अंदर। ये दोनों घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। काफ़ी देर बाद
जब वांग जी अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि उसका शियानगा उसे कितनी इंटेंसिटी के साथ घूर रहे हैं। वो एकदम से शियानगा करके वांग विंग को होश में लाता है, जिसे विंग एकदम कहता है, अरे लंजा, तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। शियानगा, ये गुचिन आप ही लाए ना मेरे लिए। इस बात पे विंग के चेहरे पे उसकी वो एज यूजुअल बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है। इस बात पे वांग जी अब और ज़्यादा खुश होते हुए बहुत हल्की सी स्माइल देते हुए विंग की तरफ देखता है और बोलता है, धन्यवाद शियानगा, मुझे ये गुचिन दिलाने के लिए। आज कई सालों बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मैंने गुचिन अपने लिए बजाया है, अपनी खुशी के लिए बजाया। ओह लंजा, तुम इतनी इमोशनल बातें कहाँ से करना सीख गए? बिल्कुल भी ऐसी इमोशनल बातों का टाइम नहीं है, बल्कि अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो ना तो दोबारा से ये म्यूजिक प्ले करो। शियानगा, मैं काफ़ी देर से बजा रहा हूँ, काफ़ी लेट भी हो गया, क्या पता लोग सोना चाहते हो। तुम्हारे इतनी म्यूजिक प्यारी मेलोडी को सुन के ऐसा कौन होगा जो तुम्हें रोकने के लिए कहेगा? बल्कि आज तो इस पूरे लोटस पेड़ को इतनी अच्छी नींद आएगी तुम्हारे इस म्यूजिक को सुन के कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। थैंक यू शियानगा। वांग जी के एकदम से चेहरा ब्लश से लाल हो जाता है अपने शियानगा के मुंह से अपने म्यूजिक की तारीफ सुनते हुए। अरे तुम ब्लश भी करते हो? इस बात पे विंग थोड़ा सा स्माइल करते होता है, जिसे वांग जी थोड़ा सा अपने कानों को अपने आप को कवर करते हुए थोड़ा सा इधर उधर देखने लगते हैं। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें लंजा, तुम सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल हो और जब तुम इस तरीके से म्यूजिक प्ले करते हो तो ऐसा लगता है जैसे खुद स्वर्ग से अप्सरा परियां उतर के आ गई हूँ। सचमुच में लंजा, आज के बाद तुम कभी भी किसी के सामने ऐसे म्यूजिक प्ले नहीं करोगे। इस बात पे वांग जी विंग की आंखों में इस पॉजिटिवनेस को देखकर आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वांग जी को एकदम से रोता देख के विंग तुरंत आगे आके वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है और पकड़ लेता है और प्यार से उसके आंसू अपने फिंगर से पूछते बोलता है, ओ लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ ना। जब मैं तुमसे लड़ता हूँ तब तुम गुस्सा हो जाते हो, अब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो तुम रो क्यों रहे हो? शियानगा वांग जी बहुत भारी आवाज से बोलता है और गगा भी ऐसा ही बोलते थे। कहीं ना कहीं अपने भाई को याद कर रहा है वांग जी, कहीं ना कहीं आज शिचैन को याद कर रहा है वांग जी। ये याद करके अब विंग वांग जी को बिल्कुल अपने दिल से मतलब सीने से लगा लेता है, प्यार से उसकी कमर को सहलाने लगता है और प्यार दूसरे हाथ से उसके माथे पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं, अब तुम शेचैन को याद करके रो मत। शेचैन बहुत खुश होगा तुम्हें खुश देख के। मैं जानता हूँ शिचैन तुम्हें हमेशा सेव करना चाहता था, वो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम्हें रोने हुए देखकर वो जहाँ भी होगा दुखी होगा। तुम रो मत। और हाँ, हम दोनों तुम और मैं मिलके शिचैन के मौत का बदला लेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारा वो अंकल उसके साथ अभी क्या हो रहा है? इस बात पे वांग जी एकदम से विंग से थोड़ा अलग होता है और बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। अब वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, अपनी लालच में अपने ही क्लैन के अगेंस्ट जाके जिस वैन क्लैन के साथ दिया था ना तुम्हारे उस अंकल ने, अब वही वैन क्लैन उसे बहुत टॉर्चर कर रहा है। वो रोज दिन रात टॉर्चर सह रहा है। उसके शरीर पे ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पे चोट या घाव ना हो। हर एक शरीर की हड्डी वैन क्लैन के उन सोल्जर ने तोड़ दी है। जो वैन क्लैन के सोल्जर उस बीमारी से गूंज रहे हैं, वो लोग उस सब चीज़ों का जिम्मेदार तुम्हारे अंकल को ही मान रहे हैं। ऐसी दुर्गति कर रखी है, ना ही कुछ खाने के लिए देते हैं। एक कम छोटी सी काल कोठरी में बंद कर रखा है। खाने के ना मिलने के अलावा उसे बाथरूम भी वहीं करना पड़ रहा है। इन शॉर्ट उसकी ज़िंदगी एक लाइफ हेल बन गई है। कहीं ना कहीं अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं तो उसे अपनी आँखों के सामने सारे क्लैन के सामने नंगा करके सबके बीच में घुमाना चाहता था, ताकि उसे महसूस हो कि जब किसी की इज्जत जाती है तो क्या पेन होता है। वैसे तो उसके साथ जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शिचैन जहाँ भी होगा खुश होगा। तुम्हें खुश देख के, अपने अंकल की इस हालत को देख के, जब तक वो मरेगा नहीं अब ऐसी ही जिंदगी बिताएगा। जिस बात पे अब वांग जी की आंखों में एक अजीब से इमोशन आ जाते हैं। उसे खुशी होती है
कि उसके अंकल के साथ ये सब हो रहा है, वहीं मन में दुख होता है कि उसके गगा इस दुनिया में नहीं है। उसकी तरह ये सब सुनने के लिए उसके गगा भी उसके साथ होते तो शायद उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती। लेकिन अभी वो जहाँ है वो उस चीज़ मतलब एक तरीके से अपने अंकल की सुन के अपने शैनका के साथ रह के मन में खुश होता है और हल्का सा अपने चेहरे को नॉर्मल करता हुआ बोलता है, ठीक है, मैं रोऊंगा नहीं। सच कहूँ शैनका, मैं कभी रोता ही नहीं था, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों आपके सामने मैं अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे नहीं पता कब मेरी आँख मेरा साथ नहीं देती और इनसे आंसू बहने लगते हैं। विंग ये बात सुन के अचानक से वांग जी के फेस को दोबारा से अपने हाथों से पकड़ लेता है और प्यार से उसकी तरफ देखते बोलता है, तो इन आँखों को मैं समझा देता हूँ कि आज के बाद इन आँखों में मुझे एक भी आंसू नहीं चाहिए। बस इस होठों पे एक प्यारी सी हंसी चाहिए, वो हंसी जिसे देख के सारा दिन खिल जाता है, वो हंसी जिसके सामने मुझे दुनिया की सब चीज़ें अब बदसूरत लगती हैं। अब इन आँखों को सिर्फ मैं चमकते हुए और मुस्कुराते हुए ही देखना चाहता हूँ। कर सकते हो तुम ऐसा अपने शैनका के लिए? विंग जैसे वांग जी से नहीं बल्कि उसके चेहरे से बात कर रहा हूँ, यानी उसकी आंखों से अलग, उसके होठों से अलग ऐसे बोल रहा है, जिसे देख के वांग जी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। जिसे स्माइल को देख के विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। ये दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब आते जा रहे हैं कि इन दोनों को महसूस ही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों की ये अटैचमेंट, ये नज़दीकियाँ कोई महसूस कर रहा है तो वो है इनके आसपास के लोग, जैसे यानली, जनचा, जैन फैमिया और मैडम यू के अगर बस होता तो वो लांग वांग जी को कपकान निकाल के बाहर फेंक देती, लेकिन जैन फैमिया जिस तरह से एक पत्थर बन के, एक चट्टान बन के वांग जी और उनके बीच में आके खड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं अब मैडम यू भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। वहीं यानली विंग को ऐसे खुश और एक्साइटेड देख के वांग बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं वांग जी भी विंग के साथ हमेशा खुश रहता है, ये देख के उसका दोस्त जनचा भी बहुत खुश है। सब लोग आपस में एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश है। इनकी लाइफ अब वापस एक खुशी भरे टाइम की तरह बीत रही है। पूरा दिन विंग वांग जी को परेशान करता है, पोक करता है, छेड़ता है, पर उसके आसपास ही रहता है। वहीं दिन पे दिन वांग जी की ट्रेनिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है और वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन गया है। तलवार चलाने से लेकर तीरंदाजी, यहाँ तक कि अब तो वो म्यूज़िक की कल्टीवेशन भी सीखना शुरू कर चुका है, जिसकी जिम्मेदारी भी जैन फैमिया ने उठा ली है। वहीं वांग जी को अब जैन फैमिया में अकेले में मिलते हैं। आज जैन फैमिया वांग जी से बिल्कुल अकेले में मिलना चाह रहे थे, जिसे वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा है। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि जैन फैमिया वांग जी से कुछ अकेले में मिलना चाह रहे हैं, और क्या कारण है कि अब वांग जी और विंग की क्लोजनेस के बावजूद भी मैडम यू अभी तक शांत है? क्या मैडम यू शांत सिर्फ डर के कारण है या कुछ बड़ा सोच रही हैं? वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। आई नो ये शांगवान है और वांगशान फैमिली ज़्यादा बड़ी है मेरे स्पेशली चैनल पे, पर जितने भी लोग हैं चाहे 30% या 25% जो शांगवान को पसंद करते हैं, मैं उनके लिए भी अपने चैनल पे फैन फिक्शन लाना चाहती थी। वैसे तो मुझे वांगशान खुद कम मतलब एक तरीके से लिखना कम पसंद है, क्योंकि मैंने हमेशा इंटेंट में वांगशान ही सुनी है, तो मुझे वांगशान ज़्यादा पसंद है, शांगवान कम है। ऐसा नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा हो कि मैं शांगवान सुन नहीं सकती, बट हाँ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा वांगशान ही रहती है। इसलिए जल्दी मैं इस शांगवान स्टोरी को कंप्लीट करके वांगशान ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन जब तक आप मेरी इस स्टोरी को एंजॉय करिए, जो वांगशान फ़ैन अभी मेरे चैनल से कनेक्टेड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये स्टोरी भी ज़रूर सुनिए। मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। आई होप आप मेरे इमोशंस, मेरी मेहनत को महसूस करते होंगे मेरे वीडियो के पार्ट से। चलिए आज का पार्ट अब यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी बोल रही मैं। आई होप आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक